नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज चैनल बिहार विधानसभा चुनाव का सर्वे करते हुए एक बार फिर से सोनवर्षा में आया हुआ है और यहां हमारे साथ धीरेन्द्र नारायण यादव जी पूर्व मुखिया हैं। इनसे हम जानेंगे सोनवर्षा की स्थिति क्या है, कितना बदला है और इस विधानसभा चुनाव में जो कि 4 महीने बाद होना है उसमें क्या स्थिति रहने वाली है। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। धीरेन्द्र बाबू, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप बताइए, क्योंकि आप यहाँ मुखिया भी रह चुके हैं और लगातार चाहे पार्टी में हो ना हो, पहले पार्टी में भी थे, आप जिस प्रकार से घूमते हैं, समाज में एक अच्छा पकड़ रखते हैं, इस बार क्या परिस्थिति बदलता हुआ है, क्या अलग लग रहा है पहले के चुनाव में? पहले जो 4-4.5 साल पहले जो चुनाव हुआ था, कितना बदला हुआ सोनवर्षा लग रहा है आपको? जो आज से पूर्व पहले 2-3 बार चुनाव यहाँ जो हुआ है, जी जी, जब से माननीय मंत्री रत्नेश्वर सादा जी यहाँ के माननीय विधायक हैं, तो कुछ अधिक परिस्थिति बदला हुआ हम लोगों को नज़र नहीं आता। जी जी, इसका कई कारण भी है। विपक्ष से कोई दमदार उम्मीदवार नहीं है, कैंडिडेट नहीं है, बिल्कुल कोई उम्मीदवार नहीं दिखता है और इधर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं माननीय मंत्री जी। जी जी, इसलिए हमको तो लगता है कि फिर से वही चुनाव जीतेंगे। फिर से वही चुनाव, और स्वाभाविक भी है। पहले के बनिस्बत अगर देखें तो सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है और गांव दूर दराज के लोग में जो जिसको पार्टी पॉलिटिक्स से कुछ नहीं लेना है, तो वो गरीब गुरबा ये सोचता है भाई जहां हम पहले नाव से जाते थे, जहां पैदल जाते थे, वहां भी आज गाड़ी घोड़ा या वो जो ई रिक्शा एक चली है, हर गांव चली जाती है। किसी को बाजार जाना हो, कहीं जाना हो, तो एक कनेक्टिविटी तो वाकई में काफ़ी हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं। और बात करें बिजली की भी स्थिति सुधरी है पहले से। जी जी, निश्चित। जहाँ तक कैंडिडेट की बात है, जो यहाँ दबंग कोई मतलब उनके टक्कर का कैंडिडेट नहीं है। पीछे भी जब लगातार बीच में 15 में, क्योंकि आरजेडी के साथ इनका गठबंधन था, उससे जीते थे। उससे पहले जो कैंडिडेट रहे हैं तारनी जी, वो उस मुकाबले में दमदार नज़र नहीं आते हैं। चाहे आप देख लीजिए कि आर्थिक स्थिति के हिसाब से या सामाजिक स्थिति के हिसाब से चुनाव के बाद कहीं देखा नहीं जाता है। यही सबसे बड़ा दिक्कत है। चुनाव के समय तो बरसाती मेढक के तरह आते हैं, बिल्कुल टिकट लेने के बाद फिर अगर हार गए तो फिर दिखते नहीं। 4 साल वो दिखते नहीं है। कहा जाता है कि नेता जीतने के बाद 4 साल नहीं दिखते हैं, लेकिन यहाँ विपक्ष के नेता हारने के बाद नहीं दिखते हैं। सही बात है। यही स्थिति है। यही स्थिति है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ जो नई परिस्थिति बन रही है, पिछले बार तो ये काम हालांकि एलजेपी ने किया था, जहां जदयू के कैंडिडेट को कमज़ोर करने के लिए एलजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा था। इस बार उसी तरह से जनसुराज भी एक पार्टी बन के उभरी है। हालांकि अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन आप लोग क्या मानते हैं, जनसुराज से आपके क्षेत्र में कुछ असर पड़ने वाला है? निश्चित रूप से पड़ने वाला है। इसलिए बता रहे हैं कि जनसुराज में यहाँ के जो स्थानीय विधायक थे इससे पहले, जी जी, अभी महत्वपूर्ण पद पर है किशोर कुमार मुन्ना जी, बिल्कुल। इनका अपना काफ़ी प्रभाव है इस इलाके में, खास करके इस विधानसभा में। हाँ, क्योंकि यहाँ के विधायक भी रह चुके हैं और अच्छे काम भी कर चुके हैं पहले, तो प्रभाव तो है। अब सवाल ये उठता है जनसुराज का वोट प्रतिशत क्या रहेगा और कैंडिडेट कौन रहेगा। हालांकि उनके पास भी कोई कैंडिडेट अभी नहीं है उस लेवल का, बिल्कुल कोई कैंडिडेट नहीं है उस लेवल का जो टक्कर दे सके। एक मतलब सबसे स्थानीय जो माननीय मंत्री हैं, उनके लिए एक फायदे की बात ये है, किसी भी दल में कोई टक्कर देने वाला विरोधी कैंडिडेट ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका भी फायदा इनको मिलेगा बिल्कुल। और क्योंकि साफ माना जाता है कि कुछ लोग नाराज होते हुए भी कहते हैं भाई करें तो करें क्या, किसको जाएं, कहाँ जाएं, किसको दें, काम करने वाला है कौन। तो वो चाहे नीतीश जी के नाम पे या मोदी जी के नाम पे, मतलब वो कहते हैं भाई
मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो जो नाराज भी हैं वो भी इन्हीं को देते हैं वोट देते जब हैं। देखिए अक्सर होता है क्या अधिकारी, जब लोग ये देख लेता है जब मेरा वोट बेकार चला जाएगा, चलो यही जीत रहा है इसी को दे दो, बिल्कुल बेकार करने से अच्छा है। तो 10% वोट वैसा भी बहने वाला, वो इस वैसा भी हो ही जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और, जिस प्रकार से अभी वोटर आईडी को लेकर कुछ विपक्ष के लोग हंगामा कर रहे हैं, वोटर आईडी सत्यापन में ये पेपर वो पेपर, हालांकि चुनाव आयोग कह रहा है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, जो असली लोग हैं उन्हें पहचान की सत्यापन की कोई दिक्कत नहीं है। अगर उनके बाप दादा परदादा एक गांव में रहते आ रहे हैं, पड़ोसी भी कहेगा बाप दादा पूर्वज इनके यहाँ रहते थे तो यहीं रहते थे। आपको क्या लगता है, जो अभी आपके क्षेत्र में भी बीएलओ आ रहे होंगे, वोटर फॉर्म भरवा रहे होंगे, कहीं कोई परेशानी आ रही है या विपक्ष का खामखा का हंगामा है? जो पहले 11 विकल्प दिया गया था, जी। अगर वही होता तो निश्चित रूप से बहुत परेशानी होती। लेकिन हमको जैसा लगता है सुप्रीम कोर्ट में जो कहा गया, जो इसमें आधार कार्ड और राशन कार्ड आप जोड़िए, मतदाता पहचान हाँ को भी आधार में लिया जाए, तब कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन यह भी सच है कि बीएलओ सब जगह जा नहीं पा रहा, ये सच। और दूसरा, किसी को प्राप्ति रसीद नहीं मिल रहा है, बिल्कुल। सिंगल फॉर्म लेके आके आधार कार्ड एक फोटो देख के जा रहा है, कोई प्राप्ति रसीद नहीं दे रहा। और जैसा कि हम देखते हैं अखबार वगैरह में, जो 35 लाख मतदाता का नाम कट गया, हम लोग भी चाहते हैं जो विदेशी मतदाता इसमें है, चाहे वो जो कोई भी है, चाहे उसका नाम कट जाना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। जो देश के नहीं है, बिहार के नहीं है, उसका कोई। दूसरा एक चीज़ और है, कई लोगों का नाम, जैसे मान लीजिए ये गांव मैना है, तो सहरसा में भी घर है तो वहाँ भी है, मधेपुरा में घर है तो वहाँ दो जगह है, 2 जगह 3 जगह भी है। वैसे लोगों का भी नाम कटना चाहिए। हालांकि सरकार इसके लिए पहले से गाइडलाइन जारी की हुई, लेकिन फिर भी आज भी ऐसे लोगों का नाम कटना चाहिए। हम लोग भी मानते हैं इस बात। बीएलओ चूँकि समय कम है तो सब जगह हमको लगता है कहीं कहीं बैठ के खाना पूर्ति करने में लगे, एक जगह बैठ गए, फॉर्म फटाफट बिल्कुल सर। और जो उद्देश्य चुनाव आयोग का है वो कहीं ना कहीं इससे पूरा नहीं हो पाएगा। और वो जो 2 जगह 3 जगह जो वोटर आईडी बना हुआ है वो कम होने में उतना परिपूर्ण नहीं हो पाएगा। सही, बिल्कुल सही बात है। इसलिए तो हम तो खुद देखे हैं, जो इसी गांव के कई लोग सहरसा में रहते हैं, कोई सुपौल में रहते हैं, कोई मधेपुरा में रहते हैं, या जहाँ भी वहाँ भी ना, वहाँ के भी मतदाता हैं, वहाँ का भी जो फायदा सरकार द्वारा दिया जाता है उसका वहाँ भी लेते हैं, यहाँ भी लेते हैं, बिल्कुल। तो कुल मिला के जिस प्रकार से चुनाव आयोग का या सरकार का मंशा है कि वोटिंग प्रतिशत जो कम होता है, 50, 55, 60 रह जाता है, वो क्यों होता है, उसका जब आकलन किया गया तो यही निकल के आया कि एक व्यक्ति का 2 जगह 3 जगह वोटर आईडी बना हुआ है। अगर वो छटनी हो जाए और ईमानदारी से एक व्यक्ति का एक ही वोटर आईडी रहे तो मुझे लगता है कि 80-85% वोटिंग जा सकता है, अगर वोटर आईडी सही हो जाए, डुप्लीकेट ना रहे। और इसी मंशा से चुनाव आयोग ने ये किया है। पूरा कितना होता है, उसमें सफल कितना रहता है, ये तो वक्त की बात है। लास्ट सवाल आपसे है, सवाल कह लीजिए या अपील कह लीजिए कि ये जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है, इस त्यौहार में ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिस्सा लें, क्योंकि लोकतंत्र के मंदिर में जाके आपके क्षेत्र का भविष्य तभी सफल होगा जब आपके द्वारा चुना हुआ कैंडिडेट अच्छा जाए। तो आप अपने क्षेत्र के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट प्रतिशत बढ़े और वोटिंग ज़रूर करें, चाहे किसी भी पार्टी को करें? जी, इस मामले में हम सभी लोगों से अपील करना चाहते हैं, सभी लोग अपने अपने वोट का कीमत समझें और अपने घर से निकल के चुनाव के समय बूथ पर जाकर अपना वोट करें, ताकि सही जनप्रतिनिधि चुन के जाए और जनता का, आम लोगों का भला हो सके। बिल्कुल। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, पहले मतदान फिर जलपान, क्योंकि आपके एक वोट का कीमत आपको नहीं पता होगा, कई जगह 2 वोट 3 वोट 5 वोट से भी हार जीत हो जाता है। इसलिए आप अपना वोट ज़रूर दें, चाहे जिसे भी दें, वोट ज़रूर दें। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी मुखिया जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।